नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। और आज हमारे साथ जो राजनीतिक हस्ती मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं, लेकिन लोकसभा में ज्वलंत तरीके से उन ज्वलंत मुद्दों को उठाना, चाहे वो पूर्वांचल के ज्वलंत मुद्दे हों या फिर वो सरकार से तेज तर्रार तरीके से दाल मंडी को लेकर सवाल करना हो, या फिर कोडिन कफ सिरप को लेकर, कोडिन भैया के सामने आने को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल भी किया और तब से ये मुद्दा जो था वो भी बना। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो इस वक्त हस्ती मौजूद है, राजनीतिक हस्ती, वो है समाजवादी पार्टी से सांसद, चंदौली से सांसद है वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि 2027 से सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है 2027 को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो ग्राउंड लेवल पे, जो बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता का जनहित में काम करते हैं, उनके संपर्क में रहती है और उनको हमेशा सक्रिय बनाए रखती है और चुनाव की तैयारी के लिए उनको तैयार करती रहती है। तो हम लगातार उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 2027 में, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो फिर हम गठबंधन करेंगे, वरना तो एकला चलो के राजनीति पर चलेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव राजी होंगे क्या, अपनी सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्या। 2022 में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन लोकसभा में 37 सीटें आई। देखिए, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला हो वहां पर प्रदेश स्तर के नेताओं के बयानों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, उन्होंने कई बार कहा है कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ था और अभी तक बना हुआ है। हम उनके साथ सीटों से समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मापदंड होगा वो जीत का मापदंड होगा। हाँ। यदि कोई कांग्रेस का भी कार्यकर्ता या समाजवादी का कार्यकर्ता ये जीतने की स्थिति में होगा, हम उसको कंसिडर करेंगे और 2027 में सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। हम बहुमत के आधार पर सरकार बनाएंगे। हालांकि कांग्रेस के साथ चलने की मैं बात कर रही हूँ तो बिहार में तेजस्वी यादव ने भी साथ चलना चाहा, लेकिन तेजस्वी यादव को फायदा तो दूर नुकसान ही उठाना पड़ा। देखिए, बिहार का मसला कुछ अलग था और वहाँ हम अहम मुद्दे पर फैसले में किसी भूमिका में नहीं थे। हम तो केवल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में थी, हम उसके साथ खड़े थे। हमारी भूमिका बहुत प्रभावी नहीं थी कि कौन कैंडिडेट और गठबंधन और कैंडिडेट के चयन में। तो इसलिए हम उस मुद्दे पर बस केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि समझदारी और सूझबूझ से गठबंधन का निर्णय लिया गया होता और जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए को कोई प्लेटफॉर्म के जरिए उस तरीके से चुनाव का आधार तैयार किया गया होता तो नतीजे कुछ बेहतर होते। लेकिन वहाँ की स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के एसआईआर के जरिए जो तांडव किया, हाँ। उस तांडव का नतीजा था कि वहाँ गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई और ये नतीजा जो हम अपेक्षा करते थे वो नहीं आ पाया। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा, चुनाव आयोग का मुद्दा आप कह रहे हैं, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स के चयन में या मुद्दा जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस बेहतर तरीके से चुनाव में नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा गठबंधन को
विपक्षी दलों को उठाना पड़ा। यूपी में भी एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, बिहार में आपने इसका नतीजा देख लिया। एसआईआर का मुद्दा आपने बहुत बेहतर तरीके से उठाया, रैलियां भी की, पदयात्राएं भी की राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद भी गठबंधन को या विपक्षी दलों को उसका फायदा नहीं मिला। यूपी में एसआईआर का मुद्दा रहने वाला है, 27 का मुद्दा। देखिए, एसआईआर का मुद्दा तो रहेगा, हाँ। लेकिन एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ ग्राउंड पर जो हमको बूथवार जो है कि अपनी तैयारी करनी थी, वो बूथ बार जो बाड़बंदी हमको करनी चाहिए थी वो हम कर रहे हैं यूपी में। हाँ। जो वहाँ संभव नहीं हो पाया क्योंकि समय का अभाव था बिहार में। हम यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को एक पीडीए प्रहरी के रूप में तैयार किया है। हाँ। और पीडीए प्रहरी के रूप में हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर तैनात है और वोटों की निगरानी कर रहा है। हम इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। अच्छा, पीडीए को लेकर भी मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन चूँकि यूपी में कहा जा रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, ड्राफ्ट लिस्ट भी अब जारी होने वाली है, कईयों के नाम भी काटे जा रहे हैं, बिहार में भी नाम कटे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी काटे गए नामों का विरोध कर रही हैं कि उनकी सूची और किस आधार पर नाम काटे गए हैं। यूपी में भी कई बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार तो हम लोगों ने एसआईआर में समय मांगा कि आप थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, जिससे जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसकी मैपिंग ठीक से हो जाए और ताकि ये चिन्हित हो जाए कि ऐसे लोगों का नाम न कटे जो वास्तव में भारत के निवासी हो और अनुपस्थिति के कारण उनका नाम जो है मतदाता सूची से में अंकित होने से बचा रह जाए। लेकिन दूसरी बार जो 15 दिन का समय जो बिना मांगे दिया गया, विपक्षियों के बिना मांगे सरकार ने दिया, क्योंकि सरकार समझ गई थी कि जिस मंसूबे के साथ वो एसआईआर करा रही है उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर में घबरा गई है। अच्छा। और वो अपने मतदाताओं का नाम पुनः मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए वो 14 दिन का समय इन लोगों ने दिया है। अब अच्छा। नई मतदाता सूची आई है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो सेकेंड एसआईआर जरूर कराएंगे। इसलिए कराएंगे कि वो जो उनकी मंशा थी वो उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी और जब सेकेंड एसआईआर वो करा करके वो जबरदस्ती बीएलओस के जरिए वो समाजवादी वोटर को कटवाने के नाम कटवाने का काम करेंगे तो हम प्रहरी के रूप में और मजबूती के साथ तैयार रहेंगे और उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार के उत्तर प्रदेश की एसआईआर से घबराई हुई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं एसआईआर 2 भी होगा, एसआईआर 2 भी होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ कि एसआईआर 2 भी होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस मंसूबे के साथ एसआईआर 1 कराई वो एसआईआर उनके मंसूबे के अनुसार सफलता हो नहीं पाई। लेकिन बिहार में तो नतीजे कुछ और कहते हैं ना सर, बिहार में तो कह रहे हैं कि ठीक है आपने एसआईआर कर पाया, उसका बिहार में समय के अभाव के कारण बिहार के कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से एसआईआर समझने में समय लगा और इनकी चालाकियां वो लोग समझ नहीं पाए, इसलिए वो कामयाब हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। अच्छा, क्योंकि अभी हमने सपा तो खैर पीडीए के फॉर्मूले पे चलती है, अभी हमने देखा बीजेपी भी पहले ठाकुर समाज के जो विधायक थे उनकी बैठकें हुई हैं, फिर उसके बाद कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हुई है, ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण विधायक थे उनकी बैठकें हुई। इसको लेकर क्या करेंगे? क्या क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ पर धर्म की राजनीति या जातिगत राजनीति तो नहीं चलती है, लेकिन जातिगत आधार पर विधायकों की अलग अलग बैठकें क्या संदेश देती हैं राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी? हालांकि पंकज चौधरी से नाराज हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इससे प्रतीत होती है कि जिस पीडीए फार्मूला के जरिए
समाज के उन तबकों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है समाजवादी पार्टी ने, जिनको अभी तक बराबरी का दर्जा इस समाज ने नहीं दिया। हाँ। हिंदू तो कहते हैं, लेकिन जब हिंदू मंदिरों में उनको दर्शन के लिए जाना पड़ता है तो एक बड़ा हिंदू हो जाता है और एक छोटा हिंदू हो जाता है। अच्छा। एक ऐसा हिंदू जो मनुवादी प्रवृत्ति का है, और एक ऐसा हिंदू जो छुआछूत के कारण अच्छा, दूसरी श्रेणी का है। मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ। आपने हिंदूवादी की बात कही है, मंदिर की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव मार्च के महीने में ये बयान देते हैं कि जिनको दुर्गंध पसंद है, जिनको गोबर पसंद है, वो गौशाला बनाते हैं। भाई जिनको खुशबू पसंद है, जिनको इत्र पसंद है, वो इत्र पार्क बनाते हैं। तो गायों का या गायों के संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली गौशाला को लेकर इस तरह का बयान देंगे तो क्या हिंदूवादी पर चोट नहीं है? देखिए, ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, वो डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि हम लोगों ने मांग की थी कि एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाए। और क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक इत्र पार्क के जरिए वहाँ पर जो दुनिया भर में जो कन्नौज के इत्र जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो उसको बढ़ावा देने की नीयत से उन्होंने बड़ा काम किया था। हाँ। तो उस पर उन्होंने योगी सरकार को पर तंज किया था, जबकि वो खुद गोपालक हैं। जितने पीडीए के हमारे साथी हैं और मजबूत साथी हैं, वो कोई ऐसा घर परिवार नहीं होगा जिसके घर में 2 गायें ना हो। तो हम गाय और गोबर से कहाँ तक परहेज कर पाएंगे? लेकिन फिर जब बयान देने की बारी आती है तो बयान में ऐसे क्यों बोल देते हैं अखिलेश यादव? पार्क बनाने के लहजे में उन्होंने तंज कसा था। हाँ। जो है कि योगी सरकार के ऊपर। तो मतलब अगर गौशालाएं बन रही है तो वो गलत है, उनमें बदबू आती है, उनमें दुर्गंध आता है। इत्र पार्क बन रहा है तो उसमें खुशबू आती है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया। गौशाला की दुर्गति देखी है? हाँ। अगर आप गौशालाओं की दुर्गति देखी होती तो आप इस तरीके के सवाल नहीं कर पाते। हजारों की संख्या में गायें बिना चारा के, बिना पानी के, बिना दवाइयाँ के किस तरीके से दम तोड़ रही हैं, ये आप ही के मीडिया के माध्यम से लगातार सुर्खियों में आया है। ये सरकार ये कहती है कि हम तो अच्छा संरक्षण दे रहे हैं गायों को, तो फिर मर क्यों रही है? और वो जो है कि छटपटाती हुई क्यों तस्वीर आप लोग दिखाते हैं? तो इस तरीके से सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। वो केवल नैरेटिव सेट करने के लिए सरकार करती है। अगर धरातल पे आप जाएंगे तो आपको गौशालाओं की दुर्दशा देख करके आंसू निकल आएंगे। अच्छा, बैठकों को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, उसको लेकर अपनी बात। देखिए, पीडीए फार्मूला से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और वो रास्ता खोज रही है। इसलिए अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चयन में उसको इतनी देरी हुई, और चयन करने के बाद जो अंदर से घबराहट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में है, वो अलग अलग खेमा बना करके वो मीटिंग कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त क्या आप इसको जातिगत और धर्म के आधार की राजनीति मानते हैं? क्या यहाँ पर जातिगत आधार पर एक अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश ये बीजेपी की राजनीति? वो सम्मान के पर चिंता व्यक्त करने की बात हो रही है। हाँ। क्योंकि हमसे भी कई जो है कि ब्राह्मण समाज के विधायक मिले थे। अच्छा। और उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि क्या ब्राह्मण समाज हाशिए पर रहेगा? हाँ। इसी तरीके से हाशिए पर रहेगा। तो ब्राह्मण समाज को ये चिंता है कि आज़ादी के बाद आज तक जिस समाज ने इस राजनीति को दिशा देने का काम किया है, और आज उसी के कारण देश और कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। हाँ। लेकिन आज वो हाशिए पर नजर आ रहा है, तो उसके लेकर के उन लोगों ने बैठक किया है। और मेरा मानना ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सम्मान तो सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी ने ब्राह्मण समाज का दिया है तो वो
समाजवादी ने दिया है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा में अगर किसी को बनाया तो ब्राह्मण समाज के एक नेता को बनाया है। तो इसलिए जहाँ सम्मान मिले वहाँ ब्राह्मण समाज को जो है कि सम्मान तो आपसे लेने भी के मुलाकात लिए हो रही है ब्राह्मण विधायकों की? क्यों नहीं होती है, हाँ। अक्सर होती है। हाँ। और अपनी पीड़ा वो बताते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि अभी अगर हम करंट या फिर सोशल मुद्दों की बात करते हैं तो कोडिन कप सिरप को लेकर आपने बड़ी तेज तर्रार तरीके से मुद्दा उठाया भी, और कोडिन भैया के सामने आने की बात भी आपने सरकार से कही है। अभी तक का जो एक्शन लिया गया है सरकार की ओर से, जो कार्रवाई की गई है, उससे सहमत हैं या आप समझते हैं कि कुछ और कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखिए, मुझे अपेक्षा नहीं है कि जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं लोग, हाँ। जो इसके मास्टरमाइंड है, सरकार उन तक पहुंच पाएगी या पहुंचेगी भी तो उसके चेहरे बेनकाब कर पाएगी, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। उसमें बड़े बड़े रसूख रखने वाले नेता और अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकती या कल्पना करने योग्य नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो और देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार 4-5 साल से एक रैकेट काम कर रहा हो और बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी अधिकारियों की जानकारी में ये रैकेट चल रहा हो। और यदि नहीं, मान ले एक क्षण के लिए कि नहीं भी उनकी जानकारी थी, तो ये तो और गंभीर विषय है, क्योंकि कोई आतंकवादी भी आके गतिविधि चला सकता है, अधिकारियों को पता नहीं चलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है सरकार, नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि फोटोज तो आप ही लोगों के साथ थी उनकी। कहाँ कौन मना किया है कि फोटो वाला हो, पार्टी में सदस्यता लिया हो, आप उस पर कार्रवाई करें ना, कौन रोक रहा है? लेकिन शर्त यह है कि केवल पत्ते तोड़ करके आप कार्रवाई मत दिखाइए, आप उसकी जड़ तक जाइए कि जो कोडिन सिरप से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ से उन्हें खाद पानी ताकत मिल रही है, उनको आप उखाड़िए, तब समझ में आए कि नहीं सरकार ने काम किया है। तो अभी आप कहते हैं कि और कार्रवाई होनी चाहिए? अभी कहाँ कार्रवाई हुई? हाँ। अभी जिन लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर से लेकर के तमाम गिफ्ट में लिए हैं, वो किस तरीके से खाते से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि कई देशों में कोडिन सिरप की सप्लाई की गई, 10-10 गुना रेट पर की गई, और वहाँ कैश के बदले सोना इंपोर्ट माने वो होकर हवाला के जरिए आया है, पैसा आया है। वो पैसा कलेक्ट होकर किसके किसके खाते में गया है, कौन कौन नेताओं के खाते में गया है, ये सारी चीजें भी जांच के विषय में हैं। और अभी तो ये एक मामला एक तरफ, इसमें जो एक आनंद ज्योति सिंह करके एक एडवोकेट था, वो युवा था, उसकी पत्नी अभी चिल्ला रही है, उसके बच्चे अनाथ घूम रहे हैं। उसने इसकी खुफिया जानकारी पुलिस को दी थी कुछ दिन पहले, और उसकी हत्या हो गई, जहर देकर के उसको मार दिया गया या किस तरीके से मार दिया। उसकी एफआईआर भी नहीं हुई, और यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी हो गया बिना एफआईआर के। तो ये संरक्षण नहीं तो है क्या? अच्छा, केजीएमयू का मामला जो है, लगातार उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब एफआईआर उसमें तो दर्ज हुई है, और उसमें धर्मांतरण का या फिर ज़बरदस्ती धर्मांतरण का जो आरोप है वो लगाया गया है। केजीएमयू मामले को लेकर क्या समाजवादी पार्टी सोचती है? इस पर भी लगातार सरकार हालांकि सख्त रवैया अपनाए हुए है, एक्शन लिया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है अलग अलग जगह पर। 2 चीजें हैं, सरकार मॉब लिंचिंग और धर्मांतरण को एक हथियार के रूप में, राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करती है, और जिस तरीके से उसे डील करती है वो उनके संगठन के लोगों को बढ़ावा मिलता है उससे। चाहे वो बुलंदशहर में पुलिस के अधिकारी की हत्या हो, चाहे वो अखलाक की हत्या रही हो, चाहे वो जिस तरीके से अभी देहरादून में हत्या हुई है, और तमाम देश के कोने कोने में हत्याएं हो रही हैं। लेकिन एक भी आप संगठन के लोगों का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर कार्रवाई हुई हो और उसको सजा हुई।
तो मनोबल तो ऐसे ही बढ़ता है ना। तो सरकार उनके मनोबल को बढ़ा रही है, सरकार उन्हें दोषियों को बचा रही है, ऐसे लोगों को बचा रही है। हाँ। और जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा है और घटनाएं लगातार एक पे एक होती जा रही है। नहीं, लेकिन जब भी धर्मांतरण के मामले आते हैं तो योगी सरकार सख्त लहजे में नजर आती है। वो तो हमेशा काम करती है। इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए तो एक्शंस हुए हैं, संपत्तियां कुर्क हुई हैं, बुलडोजर एक्शन हुए हैं, संपत्तियों को ढा दिया गया है। मतलब ये तो एक नैरेटिव सेट किया है ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई दोषी। के मामले में कहाँ हुआ है? हाँ। आप बताइए, माला पहनाए जाते हैं, छूट के आते हैं। तो जो बुलंदशहर के पुलिस के अधिकारी की हत्या हुई, पीट कर लोगों ने मार डाला, तो वो छूट करके आए तो माला पहनाया गया। 1 लाख को किस तरीके से उनके मुकदमे को वापस लिया जाए और सरकार ने जिस तरीके का पहल किया, ये लोगों से छिपा नहीं है। तो ये क्या है? ये सख्त है या फिर बढ़ावा देने वाला है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों चीजों को एक मैसेज दोनों चीजों के द्वारा जाता है जो समाज में विद्वेष पैदा करता है। अच्छा, अब हम इससे पहले 27 की बात कर रहे थे, 2027 की बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी अपने आप को, क्योंकि इससे पहले जब हमने लोकसभा में समाजवादी पार्टी का एक बेहतरीन प्रदर्शन, मुझे लगता है इतना शायद अखिलेश यादव ने सोचा नहीं होगा कि 37 सीटें भी आ जाएंगी या इतनी कड़ी टक्कर बीजेपी को मिलेगी। क्या आप समझते हैं कि बीजेपी को एक बहुत ऐसा चैलेंज समाजवादी पार्टी दे रही है तमाम मुद्दों को लेकर? आपका पीडीए का फॉर्मूला था और पीडीए का फॉर्मूला आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़रिए से उसका नैरेटिव जो है वो लोगों के बीच में सेट हुआ, और पीडीए का फॉर्मूला आप हर जगह पर उठाते हैं, चाहे वो स्कूलों में भी बात की जाए, जब स्कूलों का डिवाइड हो रहा था या सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे थे, तब भी आप लोगों ने पीडीए का फॉर्मूला उठाया था और पीडीए पाठशाला बाकायदा बनाई थी। देखिए, पीडीए से जुड़े हुए वे लोग हैं जो हमेशा से दबाए कुचले, जिनको आज तक इस देश के संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली, उनके अधिकार को दबाया गया है। अब अभी लोकसभा बंद हुआ है, उससे पहले मनरेगा का नाम सुना होगा। मनरेगा के जरिए जी राम जी बिल लाया गया। उस बिल के जरिए जिस तरीके से गांव के मजदूरों के हक और अधिकार को ये सरकार कुचलने का काम कर रही थी, और उसके लिए वो बिल लाया है। मनरेगा में क्या दिक्कत है? जी राम जी बिल में क्या दिक्कत है विपक्ष को? बता तो रहा हूँ। हाँ। उसमें दिक्कत ये है कि जो उनके काम की गारंटी थी और जो 50 दिन तक उनको काम न करने देने की बात थी कि 50 दिन तक आपको घर बैठाया जाएगा, 60 दिन, तो वो कौन सा दिन है? वो दिन है जो उनको मजबूर करेगा कि सामंतवादियों के यहाँ जा करके आप उनके यहाँ नौकरी करो, उनके खेतों में काम करो और वो उनका शोषण करो। एक मिनट सुनिए, ये उनके शोषण को बढ़ावा देने का और उनके ऊपर जाति करने का एक तरीके से हथियार दिया है सरकार ने, और सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। और दूसरा, उससे क्या हुआ कि जो पलायन रुक रहा था गांव में, अब पलायन को बढ़ावा मिलेगा और लोग अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी ढूंढेंगे। ये मनरेगा जो था पहले, वो लोगों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान था, और जिससे गरीब लोगों को रोजगार मिलने की आशा थी, और जिसके कारण लोगों में जो है कि एक तरीके से भरोसा था और कानूनन अधिकार था। हाँ, ठीक है, मैं रोकती हूँ आपको कि अभी सरकार ये कह रही है कि जो जी राम जी बिल है उसमें हम 100 दिन की पहले गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी हो गई है, और वो जो 60 दिन है वो तब के हैं जब मौसम के लिहाज से या किसानी खेती या किसानों के लिहाज से मौसम अनुकूल रहता है, फसलें अपने आप उनकी उपज होती है, फसलों के लिहाज से मौसम अच्छा रहता है, तो वो 60 दिन जो है उनको वो काम करने की जरूरत, उससे इतर 125 दिन नहीं तो वो करने की क्या जरूरत थी? हाँ। इतना दिन जो है उनको प्रतिबंधित करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतना दिन आप किसी और के यहाँ काम कीजिए, भूखा तो रहेंगे नहीं, कहीं न कहीं तो काम करेंगे ना। अगर वो मनरेगा में काम बंद रहेगा तो किसी सामंतवादी के यहाँ जाकर काम करेंगे, फिर उन्हें अपमानित होगा। अब सवाल ये कर रही है कि 365 दिन में आप 65 दिन किसी की गुलामी करो,
तो आपकी संस्कृति और मानसिकता भी गुलामी को हो जाएगी। हाँ। तो जिस गुलामी की मानसिकता से उबार करके मनरेगा के जरिए हाँ। जब देश को इस श्रेणी पाया कि लोग अपने अधिकार की बात करने लगे, अपने सम्मान की बात करने लगे, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी उस गुलामी की मानसिकता पर ढकेलने का काम ये जी राम जी बिल के जरिए कर रही बीजेपी है। कह रही है कि आपको नाम से दिक्कत है, जी राम ना, जी ना। के तो राम नाम से दिक्कत हो गई विपक्ष को। भाई हम तो ये भी कह सकते हैं कि आपको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत थी, हाँ। तो आप ये तय करें कि महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत क्यों थी। विपक्ष कह भी रहा है सर कि पहली बार तो गोडसे ने हत्या की थी, उसके बाद जब बिल का नाम बदल दिया मनरेगा का, तब महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो वही तो आप महात्मा गांधी से चिढ़ते थे, आपके अनुयायी गोडसे जी ने उनकी हत्या कर दी। अब उनके नाम से जो संस्थाएं हैं वो आप बदल दे रहे हैं, और बदल करके उनके अस्तित्व पर आप की हत्या कर रहे हैं कि हर जगह से नाम मिटाया जाए। तो इस देश से, इस देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले उस महापुरुष के नाम को आप मिटा करके क्या बताना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? उन लोगों का नाम देना चाहते हैं जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में पेंशन लेकर के अंग्रेजों का साथ दिया। नहीं, लेकिन फिर आप ये कहेंगे ना कि गांधी मनरेगा से गांधी का नाम हटा दिया, तो फिर लाया भी तो राम का नाम गया, तो फिर क्या ये सामाजिक तौर पर एक नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है देखिए, विपक्ष को लेकर? एक तरीके मतलब बीजेपी तो यही कर रही है ना सर। तो जयराम जी क्यों नहीं लाते हैं? जी राम जी का होता है। जी राम जी तो गोडसे भी होता है ना, जी से तो गोडसे भी होता है। तो फिर ऐसा न किया जाए कि जिससे देश की भावना जो है कि आहत हो। हम लोगों को इससे आपत्ति। अच्छा, अब 2027 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में 2027 की बात की, अब अंत में भी 2027 की बात, इसलिए समाजवादी पार्टी किन बड़े मुद्दों के साथ उतरने वाली है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़े मुद्दे जिसमें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल अनस्टॉपेबल रहने वाले हैं, इन मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाएंगे, 27 का चुनाव अपने नाम करेंगे, कौन से वो बड़े मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो संविधान में लिखा है कि गैर बराबरी खत्म कर सबको समानता का अधिकार। कानून में सब लोग बराबर हैं और सबको बराबर का कानून में अधिकार मिले। अभी बराबरी नहीं चल रही है, अभी नहीं चल रही है यूपी में। यूपी में का हम पूरे देश में देख रहे हैं, नहीं चल रही। हाँ, तो आप कैसे लेकर आएंगे फिर? बता तो रहे हैं। हाँ। पहले तो आपने मुद्दा पूछा, हाँ, हाँ, तो आप बताइए। समाधान पूछिएगा तो मैं बता ठीक है, दूंगा। पहले मुद्दों पर। हाँ, पूछा, फिर उसके बाद आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ। अब गांव के वो मजदूर भी बेरोजगार हो गए जिनको मनरेगा से मजदूरी मिलती थी। तो सर पहले भी तो 100 दिन की गारंटी थी ना, तब भी तो बाकी तो दिन 100 कहाँ दिन किसान की करते थे, क्या गारंटी करते थी थे? ना। हाँ, अब तो 125 हो गया ना वो। तो आप बताइए कि जब 10% का कंट्रीब्यूशन प्रदेश को करना था, योगदान, तब तो करोड़ों रुपया बकाया जो है प्रदेश पे मजदूरों का है, आज भी है। और जब 40% हिस्सा जो है प्रदेश को वहन करना पड़ेगा, तो आप समझ सकती हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। सरकार के पास तो अभी तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, तो मजदूरों का पैसा कैसे, मजदूरी उनको रोजगार कैसे देगी सरकार? तो एक उनके रोजगार की गारंटी, फिर नौजवानों के रोजगार की गारंटी, फिर ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और सबको लगे कि ये पूरा उत्तर प्रदेश किसी एक का नहीं है, सबका है। तो इसलिए इन सब दिशाओं में तो ये कैसे होगा? तो ये पीडीए से होगा, एकदम एमवाई फैक्टर PDA से होगा, किससे होगा फिर भाई ये? पीडीए का मतलब ये है हाँ। कि जाति से मत जोड़िए इसको, हाँ। इसको विचारधारा से जोड़िए। अच्छा, जब पीडीए का फॉर्मूला जाति से नहीं होगा, नहीं। और जब बैठकें हो रही हैं विधायकों की, वो तो भारतीय जनता पार्टी कर हाँ, रही है तो ना। फिर वो जातिगत हो गया, क्यों नहीं? वो तो जाति के नाम वो पे धर्म के बैठे- आधार पर हो गया, वो नहीं, जाति के आधार नहीं, पर हो वो गया। तो बैठके ही जाति के आधार पे कर रहे हैं। तो फिर ये एमवाई फैक्टर पीडीए क्यों नहीं हम जाति के आधार पर नहीं, हो हम गया? पीडीए जाति के आधार पे नहीं करते। हाँ। हम पीडीए विचारधारा के आधार पे करते हैं कि समाज का वो तबका जिनको आज तक आजादी के बाद तक अधिकार नहीं मिला है, उनको बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, न पढ़ने का अधिकार मिल पाया है, जो भी संविधान में
आज तक प्रदत्त है वो सारे अधिकारों से वंचित किया गया है। तो ऐसे लोगों को अधिकार दिलाना और उनकी पीड़ा को समझना और उनकी पीड़ा पीडीए प्लेटफॉर्म के जरिए दूर करना, ये पीडीए फार्मूला है और इसी के जरिए हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे। 2027 की तैयारी अभी से हो गई है शुरू? निश्चित रूप से तैयारी थी और आगे मजबूती के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो चुनौती मिलने वाली है योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को 2027 में? चुनौती क्या बात आप कर रही हैं, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया और अपना और अपनी पार्टी का भी पक्ष आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीरेंद्र सिंह जी को आप सुन रहे थे। कोडिन का मुद्दा हो, केजीएमयू का मुद्दा हो, 2027 में चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को चुनौती मिलेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर वीरेंद्र जी ने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया और बेहतर तरीके से उन्होंने पूरा अपना जो मैप है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।